जब वो आए तब मैं घर में अकेली थी। ये तीसरी बार था कि वो मेरे पति की गैर मौजूदगी में बिना बताए घर आए थे। नमस्ते अंकिता जी, कैसी हैं आप? नमस्ते रघुनाथ जी, मैं ठीक हूँ। सूरज घर पर नहीं है, वो 3 दिन के बाद लौटेंगे। सूरज घर पर नहीं है तो आप हमें अपने घर के दरवाजे से लौटा देंगी? उसके बाद जो हुआ उसने मुझे बुरी तरह हिलाकर रख दिया। देखिए, आप प्लीज मुझे इस तरह से परेशान मत कीजिए। जब सूरज घर पर हो तभी आइएगा। अभी आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। अरे वो आपका बेटा धनुष स्कूल से लौटा नहीं क्या? नहीं, कहीं दिखाई नहीं दिया ना? रघुनाथ जी, आखिर आप चाहते क्या हैं? क्यों परेशान कर रहे हैं? आप जानती हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। कई बार कह भी चुका हूँ आपसे। ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपके पति सूरज को किसी भी तरह की भनक नहीं लगेगी। देखिए, मेरी बात सुनेंगे, आपका और आपके परिवार का ख्याल रखूंगा। किसी भी तरह के ऐशो आराम में कभी कोई कमी नहीं होगी। आपके पति का फायदा भी होगा बिजनेस में, सबकी लौटी लग जाएगी। देखिए, मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी है। प्लीज आप अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाइए। MLA हूं मैं, ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं। तुम्हें पता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ? खुले आम तुम्हारे पूरे खानदान को रातों रात गायब करवा सकता हूँ, और कोई मेरा बाल भी वांका नहीं कर सकता। आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं शोर मचाऊंगी। हैं? मचाओ मचाओ शोर, मचाओ मचाओ शोर। जो भी आएगा उसको गोली मार दूंगा, और कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम्हारा पति अपने बिजनेस में फायदे के लिए मुझे यहाँ लाया था कि नहीं, भूल गई? हाँ, सबको बता दूंगा कि तुमने अपने पति के बिजनेस में फायदे के लिए क्या क्या किया। प्यार से पूछ रहा था, मान जाती। ये सब मुझे करना नहीं पड़ता। मुझे अच्छा लगा क्या? चलो चलो, बगैर आवाज की बेडरूम में चलो। चलो। डंके की चोट पर जो मर्जी में आए वो करने का गुरूर, क्या यह सच था, या फिर किसी के दिमाग की एक मनगढ़ंत कहानी थी, या फिर यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो जनता द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि था, या फिर इसलिए क्योंकि वो एक मुजरिम था जो चुनाव जीतकर जनप्रतिनिधि बन गया था। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इतना लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला आदमी चुनाव जीतकर जनप्रतिनिधि बन सकता है, यह अपने आप में ही बेहद परेशान करने वाली सच्चाई है। ऐसे मुजरिमों का जनप्रतिनिधि बनना इस बात की दस्तक है कि आगे जुर्म केवल बढ़ेगा, और ऐसे मुजरिमों के जुर्म का कारवा रोकना बहुत मुश्किल होगा। शांति दीदी, उठो शांति दीदी, शांति दीदी, शांति दीदी, शांति दीदी। मेम साहब, वो शांति दीदी उठ नहीं रही है मेम साहब। वो शायद पूरब, तू अंदर बंगले में जा। और हाँ सुन, तूने अब मेघा ने अगर अपना मुंह खोला ना, तो याद रख मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
पुलिस इंस्पेक्टर हरीश गोविल, सुंदरबा पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर, हाँ मैं एमपी रघुनाथ बलराम बोल रहा हूँ। जी सर, बोलिए। सुंदरबा कॉलोनी वाले मेरे दूसरे बंगले में एक नौकरानी ने खुदकुशी कर ली है। अभी अभी मेरी पत्नी अभिलाषा का फोन आया था, आप जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचिए। ठीक है सर, हम तुरंत पहुँचते हैं। आइए सर। आई इंस्पेक्टर, अंदर है। तुम दोनों यहीं रुको। इंस्पेक्टर, वो वहां से गिरी थी और सबसे पहले उसे पूरब ने ही वहां पड़े हुए देखा। जरा ठीक से बताइए, वो एग्जैक्टली कहाँ गिरी? साहब यहाँ पे गिरी थी। सर हम गेट के पास थे। तुमने चीखने या फिर ऊपर से नीचे गिरने की आवाज़ तो सुनी होगी? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं सुना साहब। मैं भी घर के अंदर ही थी, मैंने भी कोई आवाज़ नहीं सुनी। एक्चुअली इंस्पेक्टर, शांति 2 दिन पहले सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे काफ़ी चोट भी लगी थी, तभी से काफ़ी डिप्रेस से रहने लगी थी वो। सुनो, दीवारों पर इन निशानों के फोटो लो और वहां भी। बड़ी अजीब सी बात है सर, ऐसा लगता नहीं कि वो छत से गिरी है। मुझे भी ऐसे ही लगा। नीचे खून का कोई धब्बा नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और सर वो सर्वेंट क्वार्टर की दीवारों पर भी कुछ अजीब से निशान है। शांति का परिवार कहाँ रहता? वो जगह, क्या जगह बताया था? के दामवर है साहब। आपने उसके घर वालों को खबर कर दी? नहीं, ये शांति का मोबाइल फ़ोन मेरे पास है। कौन कौन रहता है उसके घर? मुझे नहीं पता कौन कौन रहता है उसके घर पे। साहब उनका एक बेटा है साहब, रमेश। शांति कब से काम कर रही थी? 6 महीने से। आप दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। क्यों? मुझे क्यों पुलिस स्टेशन जाना होगा? हमें आप दोनों का स्टेटमेंट चाहिए। जो दिख रहा है वो सच नहीं है, वो कुछ और। यस सर, उनका नौकर पूरा बहुत डरा हुआ लगता है। उसकी बॉडी पर कई सारे निशान हैं, जैसे उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया हो। कुछ तो है जो ये लोग छिपा। एक एमपी के घर में काम करने वाली नौकरानी की मौत हो जाती है। एमपी खुद पुलिस को फोन करके बताता है कि मौत छत से गिरने की वजह से हुई है। उसकी पत्नी ने जो बयान दिया था वो पुलिस को ठीक नहीं लगा था। पुलिस को शक हो गया था कि जरूर उनसे कुछ छुपाया जा रहा है। इस केस की जांच दिल दहला देने वाले जुर्म पर से पर्दा उठाने वाली थी। हेलो। रमेश मंडल बोल रहे हैं? हाँ। शांति मंडल तुम्हारी माँ है? क्या हुआ? आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारी माँ की मौत हो चुकी है, तुम फौरन गुड़गांव आ जाओ। देखिए साहब, पिछले 8 महीने से मेरी माँ से बात नहीं हो पाई है। जब से वो दिल्ली काम करने गई है तब से। तुम बस गुड़गांव आ जाओ, सुंदरबा पुलिस स्टेशन आ जाना। वो इंस्पेक्टर कहाँ है? और मैं ऐसे यहाँ कब तक बैठी रहूंगी? इंस्पेक्टर साहब आने वाले हैं। मेरे पति एमपी है, एमपी, पता है ना? पूरा
मुझे लग रहा है तुम किसी बात पर डरे हुए हो। शायद शांति छत से नहीं गिरी और तुम्हें पता है सच क्या है। मुझे लग रहा है कि घर में कुछ चल रहा है, हो कुछ और रहा है और दिखाया कुछ और जा रहा है। साहब, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है साहब। बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। इसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ और हाँ, 1 कप चाय भी लेकर आओ जल्दी। सर, हॉस्पिटल से फोन है। पूरब, तुम्हें यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं। पहले तुम खाना खा लो, हम बाद में बात करते हैं। शबा, तुम यहीं रुको। मैं तुमसे कह चुका हूं कि मैं वहां नहीं आऊंगा। आपको कुछ पता है? इन लोगों ने मुझे यहाँ पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा है। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अभिलाषा, मैं साफ साफ बता रहा हूं कि मैं इस मामले में पढ़ने वाला नहीं हूं। अब इस मुसीबत से तुम खुद ही निकलो। देखिए, मौत छत से गिरने की वजह से नहीं हुई है। मुझे भी यही शक है। बॉडी पे मारपीट के बहुत सारे निशान हैं। सीरियस इंटरनल ब्लीडिंग भी है। कोई भी बॉडी पार्ट ऐसा नहीं है जिस पर चोट के निशान ना हो। अभिलाषा बलराम एक कॉलेज में प्रोफेसर है और उसका पति एक एमपी। मुझे लगता है सर, सिर्फ एक पूरा भी ऐसा है जो हमें सच बता सकता है। कुछ और चाहिए? नहीं सर। पूरब, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि शांति की मौत ना तो खुदकुशी है और ना ही हादसा, बल्कि एक मर्डर केस है। साफ पता चलता है कि शांति को पीट पीट कर मारा गया। लेकिन तुम डरो मत, ये लोग चाहे जो भी हो, एमपी, प्रोफेसर, जरूर पकड़े जाएंगे, विश्वास करो। जो पूरब ने पुलिस को बताया वो बर्बरता और अमानवीय यातना की एक घिनौनी दास्तान थी, एक विकृत मानसिकता की दास्तान थी। साहब, मैं 1 साल पहले रघुनाथ जी के घर में काम करने आया था। मेघा दीदी वहाँ पहले से ही काम कर रही थी साहब। साहब के दोस्त हैं माजीगढ़ में, उन्होंने इसे भेजा है। ठीक है। रघुनाथ जी को एक नौकर की ज़रूरत है, तो मेरे बाबूजी ने मुझे उनके घर में काम करने को भेजा साहब। रघुनाथ जी उस बंगले में नहीं रहते क्या? नहीं साहब, वहाँ मेम साहब और उनका बेटा ही रहते हैं। रघुनाथ जी वहाँ कभी कभी आते हैं साहब। ये जो तुम्हारी मेम साहब हैं, ये बहुत मारपीट करती है क्या? होमवर्क पूरा कंप्लीट किया? मेघा, यहाँ की सफाई नहीं हुई अभी तक? मेम साहब, मैं बस करने ही वाली थी। यहाँ की सफाई करने के बाद सीधा वहाँ चली गई और बीच की सफाई भूल गई। और जब मैंने पूछा तो जवाब दे रही हो कि अभी करने वाली थी। सच में मैं बस अभी वहाँ सफाई करने ही वाली थी। चुप! सब समझती हूँ मैं। पता नहीं मुझे किस तरह का काम पसंद है, या फिर से सिखाऊं? और तू खड़े खड़े क्या घूर रहा है? कुछ नहीं मैम साहब। तो ध्यान से अपना काम कर। अगर एक भी प्लेट टूटा ना तो याद रख, मैं तुझे तोड़ दूंगी।
कहीं के। मेघा दीदी मुझसे कभी बात नहीं करती थी। उस दिन समझ आया कि वो इतनी डरी हुई क्यों रहती थी। एक बार मैंने गलती से रघुनाथ जी से शिकायत कर दी थी। मैं वहाँ से भागना चाहता था, मगर मुझे धमकी दी गई थी कि भागने पर सिक्योरिटी वाले मुझे गोली मार देंगे। घर के हर कोने में कैमरा था, यहाँ तक कि हमारे बाथरूम में भी कैमरा था। मैं और मेघा दीदी कपड़े पहनकर ही नहाते थे। हमारी कोई भी गलती मेम साहब कैमरे में पकड़ लेती थी। और फिर सर्वेंट क्वार्टर की दीवारों पर जो वो अजीब से निशान है, वो मेम साहब हमें बहुत ज़ोर ज़ोर से मारती थी। मारते मारते जब गलती से उनके हाथ से सरिया छूट जाता था तो वो दीवार पर लगता था। वो मेम साहब हम दोनों को दुबक के बिठा देती और फिर खाने को कहती थी। साहब वो मेम साहब अपने बेटे का पिलाती थी साहब। शांति वहाँ 8 महीने पहले आई थी। हाँ साहब, वो शरद नाम का एजेंट लेके आया था उसको। मैडम किडम्बरा से आई है। वो तो ठीक है, लेकिन काम में अच्छी है। जी, दरअसल मैं इसे किसी और क्लाइंट के लिए लाया था। रघुनाथ जी का फ़ोन आया, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। ठीक है, आज से काम शुरू कर दो। यहाँ पे छुट्टी किस दिन मिलती है? क्या हुआ? है रमेश? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। वो नया काम पकड़ लिया ना? तुम्हारे पास फोन है? हाँ मेम साहब। दे मुझे। तो क्यों मेम साहब, क्या हुआ? इस घर में नौकरों को फोन रखना मना है। पर मेम साहब फिर मैं मेरे बेटे से बात कैसे करूंगी? जब भी बात करनी होगी तो मुझे बता देना। और रुक, मेरी बात अब तक पूरी नहीं हुई। रसोई घर में तू मेघा और पूरब के साथ क्या बात कर रही थी? मैं वो मेम साहब ये पूछ रही थी कि यहाँ छुट्टी किस दिन मिलती है। हाँ बस मैंने पूछा कि छुट्टी। जब ये दोनों तुम्हें समझा रहे थे कि काम करते वक्त बात नहीं करनी चाहिए तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था? मेम साहब काम करते करते बात कर ली तो क्या हो गया? ऐसी क्या गलती कर दी मैंने? मैं बताती तुम्हारी गलती क्या है। तुम तीनों, सुना तुमने? तीनों अपने अपने हाथ टेबल पर रखो। शांति दीदी भी समझ गई थी कि वो किस मुसीबत में फंस गई है। अब ये सब कुछ सहने वाले हम 3 लोग हो गए थे। शांति की मौत अभिलाषा के पीटने की वजह से हुई थी। जी सर, हमने उन्हें बहुत इशारे किए पर वो हमारे इशारे समझ नहीं पाए। हमने उन्हें कहा कि बात मत करो, पलट कर जवाब मत दो, चुपचाप सहने की आदत डाल लो। यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है।
पर नहीं, वो नहीं सुनती थी, किसी की नहीं सुनती थी। पूरव, कल भी शांति को पीटा गया था। आलू गोभी और प्याज के पकौड़े, मेरी फ्रेंड 4:30 बजे तक आ जाएगी, इसलिए तब तक सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है? और हाँ, मुझे मेरे घर का एक एक कोना साफ चाहिए। और ये देखो किचन कैसे फैला के रखा है सब कुछ। हो सकता है मेरी फ्रेंड मेरे साथ किचन में आए, मुझे सब कुछ साफ चाहिए। और हाँ, वो मेघा और पूरब को मैंने किसी काम से बाहर भेजा है, इसलिए सब कुछ तुम्हें अकेले ही करना होगा। शबनम, हाय अभिलाषा, हाउ आर यू? आई एम गुड, गुड टू सी यू। सेम हियर। आओ अंदर आओ। वेरी नाइस पेंटिंग अभिलाषा, कहाँ से मंगाई? थैंक्स, ये रघुनाथ के एक दोस्त उनके लिए स्विट्जरलैंड से लाए थे। नाइस ना? वेरी नाइस। वैसे वो है कहाँ? हमेशा की तरह ट्रैवल कर रहे हैं, तुम्हें तो पता ही उनका स्केड्यूल कितना बिजी रहता है। और कॉलेज कैसा चल रहा है? वेरी हेक्टिक, एक दिन में 6 लेक्चर्स लेने पड़ते हैं। खैर, एक मिनट। शांति कुछ स्नैक्स लेकर आओ। जी मैम साहब। हाँ बिलाई। शांति, अभी तक कुछ रेडी नहीं हुआ ना? जी मैम साहब, बस 5 मिनट में हो जाएगा। अभिलाषा बहुत ही मज़ा आया। अब तुम आओ कभी मेरे घर, नेक्स्ट वीक का प्लान बनाते हैं। श्योर, बिल्कुल। बाय, इट वाज नाइस मीटिंग यू। थैंक्स फॉर कमिंग। टेक केयर। मैंने तुमसे कहा था ना कि 4:30 बजे तक सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए। मैम साहब, बहुत सफाई करने में टाइम लग गया। मेघा और पूरब नहीं है ना, तो सारा काम अकेले करना पड़ा। तू 8 महीने से मेरे घर काम कर रही है ना? क्या मैंने तुझे अभी तक टाइम पे काम करना नहीं सिखाया? लगता है सब कुछ भूल गई है। फिर से सिखाना पड़ेगा। मेम साहब ने दीदी को सरिये से बहुत बुरी तरीके से मारा था। जब हमने उनको कमरे में छोड़ा था तब वो जिंदा थी। इसे इसके कमरे में छोड़ कर आओ, और याद रखना आज इसे कोई खाना वाना नहीं मिलेगा। जाओ। अगले दिन मुझे उन्हें काम के लिए उठाने को भेजा गया। जब मैं कमरे में गया तब वो मर चुकी। कितने बजे की बात है? सुबह 7:30 बजे के करीब। और हमें कॉल आया था लगभग 11:30 बजे। हाँ साहब, सुबह 9:30 बजे के आसपास रघुनाथ जी आए थे। तुम अपने गुस्से पर काबू रखना कब सीखोगी? कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूं, तुम्हारी समझ में नहीं आता। अब भुगतो। एक 2 कौड़े की नौकरानी के लिए आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं? अरे तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है क्या? तुमने उसे मार डाला है, वो भी घर के अंदर, और इस बात का दोनों नौकरों को भी पता चल गया। हाँ तो अच्छा ही है ना, उनको भी सबक मिल गया होगा। तुम्हें कुछ पता भी है कि अगर ये सब मुझ पर आ गया तो मुझे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? तो आपके लिए क्या मुश्किल है? लाश को फेंकवा दीजिए कहीं। वैसे आपसे कौन पूछने वाला है? अब तुम इस सबसे बाहर रहो, मुझे अपने तरीके से काम करने दो। मेघा, ऊपर से अजीत को लेकर आओ, तुम दोनों भी यहां से निकल रहे हो।
यहीं रुकना और मैम सब जैसा कहें वैसा करना। और हाँ, मैं तुम्हें फ़ोन पर बताऊंगा कि शांति की मौत कब और कैसे हो, और जैसा मैं बताऊं वैसा ही पुलिस को बताऊं। शांति छत से नीचे गिरी थी, ठीक है? सुना तूने मैंने क्या कहा? ध्रुव, तुम डरो मत। आज के बाद ये लोग तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। सर, अभिलाषा जी ने बाहर हंगामा खड़ा किया। मैं अभी के अभी कंप्लेन करूंगी। तुम लोग ने समझ क्या रखा है? तुम लोग ऐसे मुझे तंग नहीं कर सकते। सीधा हैरेसमेंट का केस करूंगी, हैरेसमेंट का। मैं आप लोगों को क्रिमिनल नजर आती हूँ? ऐसे बिना सबूत के आप लोग मुझे हवालात में कैसे रख सकते? लुक इंस्पेक्टर, मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ, प्रोफेसर हूँ, मेरे पति एमपी हैं। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अभिलाषा जी, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आई। आप पढ़ी लिखी औरत हैं, प्रोफेसर हैं, कॉलेज में पढ़ाती हैं, फिर भी आप अपने घर पर काम करने वाले नौकरों के साथ ऐसा सलूक करते हैं। आपने पहले शांति की हत्या, फिर उस हत्या को छुपाने की प्लानिंग की। क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या सबूत है आपके पास? शांति किसी छत से नहीं गिरी थी, और ना ही 2 दिन पहले वो किसी सीढ़ी से गिरी थी, बल्कि आपने उसे पीट पीट कर मारा। आप अपने घर पर काम करने वाले नौकरों के साथ बुरा सलूक करती थी, जानवरों से भी बदतर बर्ताव करती थी। आप उनके साथ करती थी या नहीं? आपने शांति को इतना पीटा कि वो मर गई। फिर आपके पति ने आपको आइडिया दिया कि पुलिस को बताना कि वो छत से गिरकर मर गई। क्या हो रहा है सब? जब ये सब हुआ मैं इस शहर में नहीं था। मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन करके बताया इस घटना के बारे में। मैंने फ़ौरन आप लोगों को इन्फॉर्म किया। ख़त्म, दैट्स इट, जाइए। रघुनाथ जी, आपको अच्छी तरह से पता था कि आपकी पत्नी ने ही शांति की हत्या की। आप फौरन बंगले पर गए थे और इस खून को छिपाने की प्लानिंग भी आप ही ने की थी। हमें इस क्राइम की हर डिटेल पता चल चुकी है। ये क्या बकवास है? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? एमपी हूं मैं, संसद सदस्य, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि। मैं सच की लड़ाई लड़ता हूं, तो फिर मैं किसी के खून के जुर्म को छुपाने का प्रयास क्यों करूंगा? हमारे पास आपके बंगले पर काम करने वाले पूरब का स्टेटमेंट है, और आपकी पत्नी अभिलाषा वो अपना जुर्म कबूल कर चुकी। ये हो ही नहीं सकता। आपकी पत्नी हमारी हिरासत में है, और हमारे पास आपके खिलाफ एक मुजरिम को छिपाने और सबूत मिटाने के लिए अरेस्ट वारंट है। देखो इंस्पेक्टर, तुम समझ नहीं रहे। मेरी पत्नी अभिलाषा मानसिक रूप से बीमार है। उसे अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता। जो आपको कहना है आप कह सकते हैं, लेकिन हमारी हिरासत है।
Are you okay? ये रघुनाथ बलराम की खबर पढ़ के परेशान है। मैं भी जानती हूँ, अगर मुझे अपना बिजनेस का काम ना होता ना, तो जैसे घटिया आदमी को कभी घर में भी ना घुसने देता। क्यों तुम इतनी घबराई हुई क्यों? देखो, हमने इस आदमी से कोई मदद नहीं ली, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि जो कुछ भी मेरे घर में हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मुझे मेरी पत्नी ने नौकरानी की मौत के बारे में बताया और मैंने फौरन आपको बता दिया। एक अच्छे नागरिक और जनप्रतिनिधि होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी थी कि इस हादसे की जानकारी मैं पुलिस को दूं, और मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। सर, आपने इस हादसे के बारे में हमें सच नहीं बताया, बल्कि सच हमसे छुपाया। आपने इस जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश की। मैंने आपको वही बताया जो मेरी पत्नी ने मुझे बताया था। अब सच क्या है झूठ क्या है इसका मुझे पता नहीं। मैं कोई भगवान नहीं हूं और ना ही मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खोल के रखी हुई है। रघुनाथ जी, जब आप घर पहुंचे तो इसकी आपको पूरी जानकारी थी। आपको अच्छी तरह से पता था कि आपकी पत्नी ने आपकी नौकरानी को बुरी तरह से पीटा, इतनी बुरी तरह से कि उसकी मौत हो गई। तब आपने इस हत्या को एक हादसा या खुदकुशी साबित करने की साजिश रची। झूठ, सरासर झूठ है ये। आइए मिसेस अभिलाषा गुलाम, आपने जो पुलिस को कहा है, अब जरा एक बार अपने पति को भी बता दीजिए। ये क्या बताएंगी? इनकी वजह से तो मैं बहुत पहले से परेशान हूं। इनका दिमाग गर्म है, कब क्या कर बैठे कोई भरोसा नहीं। इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, एबनॉर्मल। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो मेरे वकील से पूछ लीजिए। क्रूरता और मानसिक अत्याचार के बिना पर मैंने कोर्ट में इनके खिलाफ तलाक की अर्जी फाइल की है। झूठ बोल रहे हैं। इन्हें पता था कि शांति की मौत हो गई है। एक्चुअली सर, शांति को ना कोई काम ढंग से आता ही नहीं था। उसे ना तो वक्त की कदर थी ना समझ। दरअसल किसी भी नौकर में ये समझ ही नहीं है। उन्हें समझाना पड़ता है, सीधा करना पड़ता है। और जब मैंने शांति के बारे में इनको बताया कि वो मर गई है, तब इन्होंने मुझसे कहा कि हम पुलिस को ये बताएंगे कि शांति छत से गिर के मर गई। मैंने कब बकवास कर रही है? अच्छा, मैं बकवास कर रही हूँ? तब आप पूछिए ना इनसे कि मेघा को कहाँ भेजा इन्होंने, पूछिए। सर, कहाँ है मेघा? मुझे नहीं मालूम। रघुनाथ जी, आपके नौकर पूरब का बयान है हमारे पास। हमने FIR भी दर्ज कर ली। बेहतर होगा आप बता दें कि मेघा कहाँ है, नहीं तो हमें आपके ऊपर किडनैपिंग का चार्ज भी लगाना पड़ेगा। मैंने उसको अपने दोस्त के यहाँ छोड़ा हुआ है, मंगतराम कॉलोनी में। मैं नहीं चाहता था कि ये सब मेरे बेटे के सामने। मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। रघुनाथ जी ने मेघा और अपने बेटे को यहाँ भेजा था और मुझसे कहा था कि मैं कुछ दिन इनकी देखभाल करूं। मैंने आज ही अखबार में एक खबर पढ़ी है। आपको पुलिस को खबर करनी चाहिए थी। मेघा, तुम घबराओ मत। अभिलाषा और रघुनाथ हमारी हिरासत में है। अब ये दोनों तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सर। बहुत बुरी तरह से जख्मी है और लगता है कि उसने कुछ खाया भी नहीं है। जिनके घर पे ये काम करती थी उन्होंने इसकी हालत की। बेहतर होगा कि इसे हॉस्पिटल में एडमिट करा जाए और इसका अच्छे से इलाज करा जाए। हॉस्पिटल में उसके पास कुछ कांस्टेबल तैनात कर दो।
हमें मेघा और पूरब की हिफाजत करनी होगी। ये लोग बहुत खतरनाक हैं और बेरहम भी। और हाँ, अभिलाषा जिस कॉलेज में पढ़ाती है वहाँ जाकर उसके बारे में सारी डिटेल्स भी निकालो। यस सर। ये क्या साहब, अब आप कह रहे हैं कि माँ का खून हुआ है? हाँ रमेश, तुम्हारी माँ की जान ली गई है। पिछले 8 महीने से जिस घर में वो काम करती थी उस घर में उन्हें बहुत मारा पीटा जाता था। मैंने आपको पहले भी बताया, माँ जब से दिल्ली आई मेरी उससे बात नहीं हो पाई थी साहब। वो बात कैसे करते? उनका मोबाइल छीन लिया गया था। उनके साथ वहाँ जानवरों की तरह बर्ताव किया जाता। देखिए साहब, मुझे झमेले में नहीं पड़ना है। मैं गरीब आदमी हूँ साहब, अपने परिवार को संभालना है। रमेश, वो तुम्हारी माँ थी, खतरनाक लोगों के बीच फंस गई थी। ये कोई झमेला नहीं है। मिसेज अभिलाषा बलराम पिछले 2 सालों से हमारे यहाँ काम कर रही है और बस 2 महीने पहले ही हमने उन्हें अपना परमानेंट स्टाफ बनाया है। अच्छा, आपको कभी इस बात पे शक हुआ था कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था? मेरा मतलब किसी स्टूडेंट के साथ कोई बुरा बर्ताव? जी नहीं, कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी, बल्कि हमें तो ये सब कुछ सुनकर बहुत अजीब लग रहा है। नमस्कार। क्या त्रिपाठी? बैठे। त्रिपाठी, किसी भी तरह मुझे इस झमेले से बाहर निकालो। सर, कल पुलिस आपको कोर्ट में पेश करेगी, तब तक कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। इस औरत ने परेशान करके रख दी। जरा सा सब्र रखिए, मुझे यकीन है कि जब मैं ये पेपर्स कोर्ट में पेश करूंगा तो कोर्ट जरूर आपके साथ नरमी बरतेगी। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था, फिर मैं पैसे कमाने के लिए घरों में काम करने लगी। एक एजेंसी ने मुझे यहाँ काम दिया। मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसे नरक में रहना पड़ेगा। मेघा, तुम डरो मत, हम उनके साथ सख्ती से पेश आएंगे। उन पर कार्रवाई करने के लिए हमें तुम्हारा बयान चाहिए। जो कुछ भी तुम्हारे साथ बीती है वो हमें सब बता दो। जी हाँ, अभिलाषा बलराम मेरी ही पेशेंट है। कब से? लगभग 1 साल हो गया होगा। उनको बीमारी क्या है? एंगर मैनेजमेंट और एग्रेसिव बिहेवियर, ये 2 प्रॉब्लम्स हैं। इसमें पेशेंट के दिमाग में गुस्से की एक ऐसी लहर दौड़ती है जिसमें वो अपना आपा खो बैठता है और ऐसी हालत में वो कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब वो वायलेंट भी हो सकती है? जी बिल्कुल। क्या मैं उनके ट्रीटमेंट के पेपर्स को देख सकता हूँ? जी ज़रूर। वैसे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। मुझे तो ये भी पता था कि उनके पति ने अभिलाषा के खिलाफ डिवोर्स फाइल किया है और कारण यही बताया है, अभिलाषा का एबनॉर्मल बिहेवियर और नौकरों के साथ मारपीट करना। और हाँ, उसमें एक नौकर की मौत का जिक्र भी था उनके निरूत वाले घर में। ज़रूर, मैं सारे पेपर्स भेज देता हूँ। उसकी मौत 2010 में हुई थी
वो एक एक्सीडेंट। वैसे रघुनाथ बलराम के खिलाफ कई केसेस हैं। आप कहें तो मैं सारे पेपर्स भेज देता हूँ। तो पूरब अब 17 साल का होगा। हाँ साहब। अजीम, कल हमें पूरब को कोर्ट में पेश करना हो। उसके बाद मैं चाहूँगा कि तुम पूरब को अपने साथ घर ले जाओ। साहब मैं यहाँ पे आया क्योंकि आपने इसका स्कूल सर्टिफिकेट मंगाया था। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, बहुत मुश्किल है दिन काटना। असीम, पूरब तुम्हारा छोटा भाई है। जानता हूँ साहब, मगर हालत इतनी ख़राब है कि मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगा सर। सर, रमेश, वो शांति का बेटा, वो गायब हो गया है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। मेघा का पति भी उसके साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहता। पूरब का बड़ा भाई अपनी जिंदगी से परेशान है और अब इस बेचारी औरत का बेटा भाग गया। हो सकता है किसी ने उसे धमकी दी। सर, ये कागजात उस नीरज कुमार के हैं जो रघुनाथ बलराम और अभिलाषा बलराम के नीरथ वाले घर में काम किया करता था। गुड, हमें उन दोनों के खिलाफ एक सॉलिड केस तैयार करना है। रघुनाथ बलराम के खिलाफ और भी केसेस दर्ज हैं सर। हफ्ते भर में सारी जानकारी मिल जाएगी। हमारे पास जो भी जानकारी है उसकी लंबी कस्टडी की डिमांड करने के लिए काफी। नौकरानी शांति की मौत के बाद पुलिस ने अभिलाषा और रघुनाथ को हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ एक मजबूत केस बनाने में जुट गई। उनके अतीत की छोटी से छोटी बात पर भी पुलिस की नजर थी। अभिलाषा का बर्ताव, उसके जुर्म और साथ ही रघुनाथ के पुराने जुर्मों के रिकॉर्ड्स भी पुलिस ने ढूंढ निकाले। सर, मेरे क्लाइंट एक इज्जतदार आदमी है, जनता के प्रतिनिधि हैं, वो कानून का पूरी तरह से पालन करने वाले हैं और इसीलिए जैसे ही इनकी पत्नी ने इन्हें इनके घर में हुई इनकी नौकरानी की मौत की सूचना दी तो इन्होंने तुरंत ही पुलिस को रिपोर्ट किया। इन्हें तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जुर्म इनकी पत्नी ने ही किया था। सर, इस बात पर गौर किया जाए कि मेरे क्लाइंट ने अपनी पत्नी के खिलाफ जो डिवोर्स केस फाइल किया था उसमें भी ये बात अच्छी तरह से लिखी गई है कि ये अपनी पत्नी के हिंसक बर्ताव से बुरी तरह से तंग आ चुके थे। इनफैक्ट इन्होंने कई बार अपनी पत्नी को घर में काम करने वालों के साथ इस तरह से पेश आने के लिए डांटा भी था। सर, मेरे क्लाइंट का इस जुर्म से कोई लेना देना नहीं है और ना ही इनका किसी तरह का कोई गलत इरादा था। इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि मेरे क्लाइंट को बेल दे दी जाए। सर, रघुनाथ और अभिलाषा बलराम के घर में काम करने वाले ये तीनों लोग, मेघा कौर, शांति और पूरब, इन तीनों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया गया और ये सब मेघा और पूरब ने अपने बयान में कहा है। सर, ये नामुमकिन है कि रघुनाथ बलराम को इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर ये जनता के प्रतिनिधि हैं और कानून की सहायता करना चाहते थे तो इस मामले के बारे में उन्हें बहुत पहले पुलिस को बता देना चाहिए था। और जहां तक बात है इनके इस दावे की कि इन्हें अपनी पत्नी के जुर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो ये रहे कॉल रिकॉर्ड्स। इससे साफ पता चलता है कि 19 नवंबर 2013 की सुबह वो उसी बंगलों में थे जहां पर ये वारदात हुई थी। तो सर, जाहिर है कि इन्हें इस घटना के बारे में पहले ही पता चल चुका होगा, तो इनकी बात गलत साबित होती है कि इन्हें इसकी जानकारी फ़ोन पे मिली थी। इसके अलावा इन्होंने कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल किया है। उससे साफ पता चलता है कि वो अपनी पत्नी के असामान्य और हिंसक प्रवृत्ति से बिल्कुल वाकिफ थे। और यहाँ तक कि नेरुठ, उस घर में काम करने वाले नौकर नीलेश, जिसकी मौत हो गई थी, उसकी एटॉप्सी भी नहीं निकाली गई थी। इनका दावा है कि इस घटना के पीछे भी उनकी पत्नी का हाथ था। हमारे पास सारे सबूत हैं कि इन सारी घटनाओं के बारे में उन्हें पहले से जानकारी थी, लेकिन वो अपनी पत्नी को बचाते आए। और सर, ये भी हो सकता है कि रघुनाथ बलराम अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके गवाहों पर दबाव डालने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है, इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए रघुनाथ बलराम की पुलिस रिमांड को आगे बढ़ाया जाए। ये कोर्ट रघुनाथ बलराम और अभिलाषा बलराम की जमानत की दरख्वास्त को नामंजूर करती है। इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। कब से चल रहा था ये सब?
उसी दिन से जब आप बिजनेस मीटिंग के लिए मुंबई गए थे, 15 अप्रैल 2004। उसके बाद से वो हर दूसरे तीसरे दिन घर आ जाया करता था। मैं बहुत डर गई थी सूरज। मुझे हमेशा से यही डर लगा रहता था कि जब आपको पता चलेगा तो आप क्या सोचेंगे। तुम्हें चुप नहीं बैठना चाहिए था अंकिता, तुम्हें चुप नहीं बैठना चाहिए था। लेकिन हम अब भी चुप नहीं बैठेंगे। वो सत्ता में है तो क्या समझता है कुछ भी करेगा। अंकिता आहूजा एक हाउसवाइफ अब जाकर अपने पति को बताती है कि रघुनाथ बलराम, जो कि एक जनप्रतिनिधि है, उसने 2004 से लेकर 2008 तक उसका शोषण किया। क्या अंकिता के इल्जाम का कोई मूल आधार था, कोई सच्चाई थी? वो चुपचाप ये सब सहती रही। ये बात कैसे इस हद तक पहुंच गई कि वो बंदूक उठाकर उसका नाजायज फायदा उठाने के लिए उसके घर में घुस आया? तो ये सब कुछ 4 साल तक चलता रहा। सर देखिए, मैं जानता हूं कि आप हमसे पूछेंगे हमने पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की। एक औरत होने के नाते ही घबरा गई थी कि इन सब में मैं इन्हें गलत समझूंगा। फिर जब इन्होंने रघुनाथ बलराम की खबर अखबार में पढ़ी तो इन्होंने हिम्मत जुटाई और सारी बात मुझे बताई। पर आप रघुनाथ बलराम को कैसे जानते हैं? मेरे एक दोस्त की जानकारी में उनसे मुलाकात हुई। मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के सिलसिले में उनसे मिलना चाहता था। फिर एक दिन मैंने उन्हें घर पे खाने में बुलाया। अरे रघुनाथ जी, नमस्कार। आइए सर। सर मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था क्यों घटिया आदमी इस तरीके से मेरे शहर से बाहर जाने का फायदा उठा और मेरे घर पहुंच जाए। मैं तो ये भी नहीं जानता कि उसे मेरे शहर से बाहर जाने का पता कैसे चलता। नमस्ते अंकिता जी। जी नमस्ते। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वो सूरज की गैर हाजिरी में घर क्यों है। फिर उसने मुझे चाय बनाने के लिए कहा और जब मैं चाय बनाकर लाई तो आहा, बहुत अच्छी चाय। आपके खाने का भी जवाब नहीं और आपकी चाय का भी जवाब नहीं। जी शुक्रिया। अंकिता जी, आपके पति बड़े भले आदमी हैं। मैं चाहता हूँ वो बहुत आगे बढ़ें, बिजनेस में बहुत तरक्की करें। जी थैंक यू। आप सोच भी नहीं सकती कि मैं उन्हें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। मतलब फर्श से लेकर अर्श तक। ऐसे बस अगर
आप थोड़ा कोऑपरेट करें तो। कोऑपरेट? मैं कुछ समझी नहीं। इसमें समझना क्या है? आप इतनी खूबसूरत हैं, आप भी जानती हैं ना, मैं आपके पति को हर तरह से सपोर्ट करूंगा। बस अगर आप भी मुझे थोड़ा सपोर्ट करें तो। रघुनाथ जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ और इस तरह की बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यार, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, साफ साफ कह रहा हूँ मेरे साथ। तो देखिए, मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की खुशियों के लिए क्या करता हूँ। इतनी खुशियां बरसेंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने उसे घर से चले जाने के लिए कहा, लेकिन वो बार बार आता रहा। और फिर एक दिन वो हर बार घर पे आता और बंदूक की नोक पे मेरे साथ जबरदस्ती करता। वो हर बार मुझे ब्लैकमेल करता था कि अगर मैंने किसी को भी इस बारे में बताया तो वो मेरे पति और मेरे बेटे को जान से मार डाले। इसलिए मैं सूरज को कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब जब न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा तो बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटा पाई ये सब कुछ सूरज को बताने की। ये सन 2004 से 2008 के बीच हुआ है, यानी कि 5 साल पहले। देखिए, मेडिकली कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता। मुझे अपने सीनियर से बात करनी है। ये सब सच्चाई से परे है, सरासर झूठ। मेरे विरोधी मौके का फायदा उठाकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये औरत जिसका आपने जिक्र किया, उसको मैं जानता तक नहीं। ये सारे उसी सोसाइटी के एंट्रेंस रजिस्टर्स है जहाँ पे आहूजा दंपत्ति रहती है। 2004 से 2008 तक आपने कई बार इसमें एंट्रीज की। याद नहीं, हो सकता है किसी और से मिलने गया हूँ। यहाँ पे तो लिखा हुआ है, आप किससे मिलने गए थे? सूरज आहूजा, आपने लिखा हुआ। किसके इशारे पे काम कर रहे हो तुम? ये सब फर्जी है ना? मनगढ़ंत कहानियां बनाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। किस किस्म के झूठे आरोप लगा रहे हो तुम मुझ पर? जानते हो मैं कौन हूं? एमपी हूं मैं, और तुम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तंग कर रहे हो। बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने आसपास के लोगों से पता किया है, ये आहूजा दंपत्ति की बात सच लगती है। सर, इनके पास कोई वजह नहीं है रघुनाथ बलराम पर झूठा इल्जाम लगाने की। सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि रघुनाथ बलराम के बारे में अखबार में पढ़कर ही उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत कर पाए वो लोग। ठीक है, एफआईआर फाइल कर दो। सर, एक नौकरानी की मौत की वजह से अभिलाषा बलराम और रघुनाथ बलराम को अरेस्ट कर लिया गया था। इस केस के सामने आने से रघुनाथ बलराम का एक और कथित जुर्म सामने आया, जो उसने 5 साल पहले लगातार 4 साल तक किया। लेकिन क्या उसके जुर्म का इतिहास बस इतना ही था? क्या इस जनप्रतिनिधि के खिलाफ कई और संगीन जुर्म थे जो सामने आ सकते थे? सर, इस रघुनाथ बलराम के बारे में हमें कई सारी जानकारी मिली है। कोई और गड़े मुर्दे बाहर आए हैं क्या? जी हाँ सर, बहुत सारे। पहले ही एमएलए था, उसके बाद एमपी बना। कॉलेज के दिनों से ही कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इसका इन्वॉल्वमेंट था। गैंग चलाया करता था वहाँ पर। ये देखिए, रघुनाथ बलराम इंटर जोनल गैंग नंबर 45 में लिस्टेड है। उसे 2001 में हिस्ट्री शीटर घोषित किया जा चुका है और उसका हिस्ट्री शीट नंबर है 23X।
सर तब से लेकर अब तक तकरीबन 25 केसेस में इसका नाम है। कुछ में तो इसे जमानत मिल गई, कुछ में सबूत ना होने की वजह से ही छूट गया, और कुछ में गवाह ऐन मौके पर पलट गए। यानी वो पहले भी ऐसे कई जुर्मों में शामिल रहा है? जी हाँ सर। एक बात और, अभिलाषा बलराम इसकी दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी ने कुछ संदिग्ध अवस्था में आत्महत्या की थी। सर रघुनाथ बलराम ने 2008 के आखिर में अभिलाषा के साथ शादी की थी, और अब उसके खिलाफ ये रेप केस सामने आया है। जी रमेश मंडल, वो तो अंदर है। बुलाओ उसे। तुम वहां से अपनी माँ की लाश लिए बिना ही यहाँ भाग आए? मैं क्या करता साहब, उन्होंने पहले फ़ोन पे कहा कि माँ के साथ कोई दुर्घटना हुआ है, फिर वहाँ गया तो बोला साहब कि माँ का खून हुआ है। देखिए साहब, मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना है साहब, और वैसे भी पिछले 8 महीने से माँ का कुछ भी अता पता नहीं था साहब। तुम्हें अभी फौरन पुलिस को रिपोर्ट करना है, और तुम्हारी माँ की लाश अभी भी मुर्दा घर में पड़ी है। देखिए साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरा परिवार है यहाँ पे, गरीब आदमी हूँ साहब, दया कीजिए। तुम्हें अभी हमारे साथ चलना होगा। जा रहे हैं? एक ऐसी जगह जहां तुम्हें कोई डरा धमका नहीं पाएगा। तुम्हारा पति तुमसे कोई भी संबंध रखना नहीं चाहता है, इसलिए अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। तुम्हारी हिफाजत का ध्यान हम रखेंगे। रघुनाथ बलराम और अभिलाषा अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। पूरब, डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन देंगे। आरोपों के बारे में आपका क्या कहना है? विरोधियों की साजिश है। वो ऐसा क्यों करेंगे? चलिए चलिए चलिए। वो डरते हैं मुझसे क्योंकि मैं सच की लड़ाई लड़ता हूँ। मेरे साथ लाखों लोगों का जन समर्थन है, इसीलिए मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं उन सबको ये बता देना चाहता हूँ कि हमेशा की तरह इस बार भी मैं विजयी होकर लौटूंगा। सर, मेरे क्लाइंट रघुनाथ जी और अभिलाषा जी ने पुलिस की जांच में पूरा सहयोग दिया है। चार्जशीट फाइल होना अभी तक बाकी है, इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि उनकी बेल एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया जाए। और मेरे क्लाइंट के ऊपर जो रेप का केस है वो भी फर्जी है। इनका एक 4 साल का बेटा है जो इस वक्त मेरे क्लाइंट के दोस्त के घर बिना अपने माँ बाप के रह रहा है। मैं अदालत से निवेदन करूंगा कि किसी भी तरह का फैसला लेते वक्त उस बच्चे के भविष्य के बारे में जरूर सोचा जाए। सर, इस केस के दोनों आरोपी रघुनाथ बलराम और अभिलाषा बलराम अपने घर में काम करने वालों के साथ कई सालों से अत्याचार करते आए हैं। इनके घर पर जिस औरत की मौत हुई है उसके साथ भी बड़ी बेरहमी के साथ मारपीट की गई थी। इस केस के 2 गवाह उनके घर में काम करने वाले नौकर हैं। प्रोसिक्यूशन का मानना है कि रघुनाथ और अभिलाषा अपने गवाहों पर दबाव डालने की पूरी कोशिश करेंगे। रघुनाथ बलराम ऐसे कई सारे केसेस से बच चुके हैं जहां आखिरी मौके पर गवाह अपना बयान देने से मुकर गए थे। अब तो इन पे रेप का मामला भी दर्ज है। प्रोसिक्यूशन का मानना है कि रघुनाथ बलराम अपने गवाहों को डराने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। 4 साल तक रघुनाथ बलराम उन्हें डरा धमका कर उनके साथ गुनाह करते आए हैं।
ये कोर्ट मिसेज अभिलाषा बलराम को इनके हिंसक व्यवहार के हिस्ट्री के तहत इनके बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करती है और जुडिशियल कस्टडी के दौरान इनकी इलाज की सुविधा का आदेश देती है। इन दोनों के 4 साल के बच्चे के बारे में सोचते हुए ये कोर्ट रघुनाथ बलराम को अपनी पत्नी का जुर्म छुपाने के केस में बेल एप्लीकेशन मंजूर करती, लेकिन रेप केस में मिस्टर रघुनाथ बलराम की बेल एप्लीकेशन रद्द की जाती है और उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। मुझे लगता था कि अगर मैंने आपको बता दिया तो आप मुझसे नाराज हो जाएंगे, खुद से नाराज हो जाएंगे कि आप मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए, मुझे बचा नहीं पाए। अंकिता, ये तो पता नहीं मैं क्या करता हूँ, लेकिन मुझे अपने पे गुस्सा जरूर आता है और शायद उससे बदला लेने का मन भी करता है। इतने सालों बाद सामने आए एक बलात्कार के केस में रघुनाथ बलराम को जमानत नहीं दी गई। वो एक ताकतवर आदमी था और सबका ये डर लाजमी था कि वो पीड़ित व्यक्ति या गवाहों को डरा धमका सकता है। लेकिन क्या अंकिता आहूजा सच में किसी जुर्म का शिकार हुई थी? अदालत के सामने अंकिता आहूजा ने अपना बयान बिल्कुल बदल दिया। मिसेस अंकिता आहूजा, आपने अपनी पति की मौजूदगी में ये केस फाइल किया था। आपने आपके साथ हुए शोषण और आपको दी गई मानसिक यातनाओं के बारे में उसमें बयान दिया था। जी हाँ, मैंने कहा था। लेकिन अब आपका कहना है कि रघुनाथ बलराम ने आपके साथ कुछ नहीं किया। जी, वो मैं रघुनाथ बलराम जी से डर गई थी। वो मेरी शादीशुदा जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहे थे। वो आपकी शादीशुदा जिंदगी में किस तरह से दखल दे रहे थे? मिसेस अंकिता आहूजा, आपने अपने बयान में खुद ही कहा है कि वो आपके कमरे में घुस आए, आपके साथ जबरदस्ती की, आपको सेक्सुअली असॉल्ट किया। मैं बहुत परेशान थी। 2010 में मेरे पति ने मुझे डिवोर्स का नोटिस भेजा था। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे मजबूर किया था कि मैं ये केस फाइल करूं। रघुनाथ बलराम जी ने कभी मुझे सेक्सुअली असॉल्ट नहीं किया, कभी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की। मैं उनके खिलाफ कोई बयान नहीं देना चाहती। पुलिस ने अभिलाषा बलराम और रघुनाथ बलराम के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। पुलिस ने अभिलाषा बलराम को जिन अपराधों के तहत बुक किया है वो है आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, 307 के तहत हत्या का प्रयास करने के लिए, धारा 344 के तहत 10 या 10 से अधिक दिन तक किसी को गलत तरह से बंदी बनाने के लिए, 506 के तहत जुर्म के उद्देश्य से धमकाने के लिए और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शंस लगाए गए हैं। रघुनाथ बलराम के खिलाफ जो एडिशनल चार्जेस लगाए गए हैं वो है आईपीसी की धारा 120 बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए, 325 के तहत किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए, 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए, 202 के तहत जुर्म की जानकारी देने का कर्तव्य निभाने की जगह जुर्म को छुपाने के लिए और 109 के तहत किसी कार्य को करने के लिए उकसाने के लिए, 370 के तहत किसी इंसान को गुलाम बनाकर खरीदने या बेचने के लिए और 374 के तहत गैर कानूनी जबरन मजदूरी करवाने के लिए। इलेक्टेड क्रिमिनल्स यानी जनता द्वारा चुनाव में जिताए गए मुजरिम। जब आप कहीं भी काम की तलाश में जाते हैं तो सबसे पहले आपका बैकग्राउंड देखा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो लोग किसी प्रदेश पर राज करने वाले हैं या देश चलाने वाले हैं, उनके क्रिमिनल होने का उनके चुनाव में खड़े होने या जीतने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके खिलाफ जुर्म की एक लंबी लिस्ट है, जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, वो भी जनप्रतिनिधि बन सकते हैं। यहाँ तक कि चुने गए नेता जिनके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, इन्हें बड़े आराम से जमानत भी मिल जाती है और उसके बाद इन लोगों को टेलीविजन पर भरपूर मौके भी मिलते हैं जिसमें ये अपनी सफाई दें, सुशासन की बातें करें, सुशासन के दावे करें
और फिर चुनाव प्रचार में हिस्सा भी लें। यह बात सच है कि जब तक जुर्म साबित ना हो जाए इंसान निर्दोष माना जाता है, लेकिन गवाहों को डराना धमकाना, जोर जबरदस्ती, गुंडागर्दी, क्या इन सब की चुनावों में जगह होनी चाहिए? और सबसे अजीब बात यह है कि ऐसे अपराधी जिनके खिलाफ कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, जब चुनाव लड़ते हैं तो जीतते भी हैं। मतलब लोग उन्हें वोट करते हैं और जिताते भी हैं। अपना नॉमिनेशन दर्ज करते वक्त यह जरूरी है कि हर उम्मीदवार अपने खिलाफ चल रहे सभी कोर्ट केसेस घोषित करें। हर उम्मीदवार के बारे में सारी जानकारी अलग अलग वेबसाइट्स पर मौजूद है। लेकिन क्या यह काफी है? क्या यह ठीक नहीं होगा कि इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार से जुड़ी सारी जानकारी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पोलिंग बूथ्स के बाहर लगवाए? लेकिन फिर भी क्या इस तरह की जानकारी काफी होगी ऐसे अपराधी उम्मीदवारों को देश की राजनीति से दूर रखने के लिए? रघुनाथ बलराम एक जाना माना अपराधी, एमएलए चुना गया और 2 टर्म्स तक एमपी भी रहा। जनता ने खुद ही उसे अपना प्रतिनिधि चुना था। हमें सचमुच इस बारे में सोचना होगा कि जब अपराधी देश और जनता के प्रतिनिधियों के रूप में चुने जाते हैं तो इस देश का क्या भविष्य होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, आप जिस भी उम्मीदवार को वोट करना चाहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी जरूर हासिल करें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।